फिर वो बैठे नहीं थे। तो आज आपका टॉपिक है ये अनुवांशिकी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपने अनुवांशिकी जो चैप्टर है आपको तो बताया था मैंने उस वक्त, है ना। अपना कंप्लीट हाफ जो था वो हो चुका था अपना, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं जो अनुवांशिकी जो चैप्टर है ना वो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है ना। क्योंकि जो 12th क्लास में क्या है कई ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए नए होंगे, ठीक है। और अब क्या है, अब आपका सिलेबस एकदम हाफ कर दिया गया है, मतलब 40% सिलेबस आपका हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये याद रखना, अब आपको जितने जो 45 चैप्टर थे अपने पहले, कितने चैप्टर थे? 45, ठीक है ना। 45 चैप्टर के अंदर आपके जो मतलब कम से कम ऐसे मानो जिसमें मतलब 40% इसका पार्ट हटा दिया गया, इसका मतलब 45 में चैप्टर में से कम आपके 20 जो चैप्टर है ना, 20 या 25 या 30 भी पूरे चैप्टर नहीं है वो, मतलब उतने चैप्टर आपके प्रेजेंट है। और बाकी के जो चैप्टर थे वो हटा दिए गए थे, और उसमें क्या है जो काम की बातें नहीं थी ना वो हटा दी गई है, ठीक है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना, आप सभी हिंदी मीडियम के हो, है ना। मैंने उस वक्त भी कहा था आपको और अभी भी आपको कह रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि आपकी जो आने वाली जो मतलब जो लाइफ है ना वो आपकी क्या होगी, पूरी कंप्लीट इंग्लिश में होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, ओके। मैंने अपना जो 12th क्लास है, मेरा कॉलेज है, वो भी मैंने हिंदी मीडियम में किया था। उसके बाद है ना, उसके बाद मैंने कंप्लीट जो पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया सबको। मेरा स्टार्ट इंग्लिश मीडियम से हुआ था, हिंदी मीडियम से नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि देखो मेडिकल साइंस में जाओगे आप, तो मेडिकल में भी अगर आप जाओगे पीएमटी करोगे, एमबीबीएस जैसे जाओगे, या आप अदर जो कोर्सेज है वो करोगे तो सब इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में आपको एक वर्ड भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अपन हिंदी में करेंगे ऐसी बात नहीं, अपन हिंदी में नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी लेके चलना है, ठीक है ना। तो देखो जो आनुवांशिकी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर था ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था आराम से, ठीक है ना। अगर उस वहां पे अगर बच्चे को समझ में आ गया ना तो यहाँ पे उसके लिए एकदम खेल है ये, ठीक है। चैप्टर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 10th क्लास में अगर समझ में नहीं आता है ना तो अपने थोड़ी दिक्कतें आती है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जो अनुवांशिकी जो होती है जेनेटिक्स है, उसको समझने से पहले अपन दो चीजों के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? एक तो समझते हैं अनुवांशिकता, ठीक है, कि अनुवांशिकता रियल में होती क्या है ना। और एक जो आपका है वो आता है आपका विभिन्नताएं, जिसे अपन बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है ना। और ये जो अनुवांशिकता होती है इसको अपन बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। किसी के दिमाग में ये है ना कि इंग्लिश टफ होती है, तो मैं आपको ये बता दूं हिंदी आपकी टफ है, इंग्लिश तो वो वैसे भी इजी है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अनुवांशिकता की। तो अनुवांशिकता है क्या रियल में, ठीक है ना। तो अपन ने पहले टाइम में पढ़ा है कि जो जितने भी जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना, जितने भी जो कैरेक्टर या उसे अपन बोल सकते हैं लक्षण, ठीक है। आपको पता है कि जब इसको अपन बोल सकते हैं जैसे कि आपका नर और मादा, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल, जब इनके अंदर क्रॉस होता है, ठीक है ना, इनके अंदर क्रॉस होता है तो किसका फॉर्मेशन होगा? संतति का, I mean किसका होगा? चाइल्ड का, ठीक है, चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस चाइल्ड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, या इस बच्चे में आपको, इस संतति में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें जो नर है इसके भी लक्षण इसमें आएंगे, और जो मादा है इसके भी लक्षण इसके अंदर आएंगे। तो लक्षणों का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है ना, मतलब एक जनरेशन से किसमें आ रहे हैं, दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये जो लक्षण है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। जब कोई लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। उन लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण, ठीक है, ओके। और जब ये आनुवांशिक लक्षण क्या होंगे, जब ये आनुवांशिक लक्षण क्या होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। तो कुछ समझ में आया कि अगर कोई लक्षण क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। और जब ये आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है। अगर अपन एग्जाम्पल के लिए देखें, ठीक है, छोटा सा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो अपन क्या देखते हैं, जैसे मान लो
ये कोई मेल है या ये कोई नर है, ठीक है, जो कहाँ का है, अपने भारत का है, ठीक है, अपने इंडिया का है, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, जैसे मान लो ये इंग्लैंड चला गया, ठीक है, कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। इंडिया का जो मेल था वो कहाँ चला गया, इंग्लैंड में चला गया, और उसने किससे शादी कर ली, वहां की फीमेल से या वहां की मदर से अपनी क्या कर ली, शादी कर ली। अब देखो इसके जो चाइल्ड होगा, यानी इसके जो संतति होगी वो कैसी होगी, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है ना, दोनों के जो मिक्सचर है, दोनों का जो मिश्रित रूप है वो इसमें बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखो अब ये नर है, ठीक है, अपने भारत के जो लोग हैं उनकी मेन, मतलब उनके अंदर मेन कैरेक्टर या मेन लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा अगर कैरेक्टर लेके देखूं तो मैं ले लेता हूं जैसे आपके बालों का रंग, ठीक है ना, बालों का रंग, जो हेयर का कलर है, ठीक है, कैसा होता है अपने यहाँ पे, या तो होता है ब्लैक या होता है ब्राउन, ठीक है ना, ये दो ही कलर होते हैं अपने, ठीक है ना। अब ऐसा ना ब्लॉन्ड कलर होगा, जैसे ब्राउन लाइक, जैसे वो जो अपने गहरे ब्राउन होते हैं कंप्लीट, ठीक है ना, ये जो बात है, ठीक है, ये जो ब्राउन का मतलब ऐसे नहीं कि अपने सभी के ब्राउन है, ऐसे नहीं। कई बार क्या होता है कि क्रिएटिन वाला पार्ट है वो कम हो जाता है, तो ब्लैक जो कलर होता है वो जनरली आप देखते हो ना गाँव के अंदर, ठीक है ना, बच्चे जो होते हैं उनके क्या हो जाते हैं, कलर ब्राउन के लाइक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके जो चाइल्ड होंगे उनके अंदर ब्राउन कलर आएगा, ब्राउन नहीं आएगा, उनके अंदर ब्लैक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अपना जो मेन कैरेक्टर वो क्या है, ब्लैक है, ठीक है ना, अपना मेन कैरेक्टर क्या है, ब्लैक है। तो अपन ये देखते हैं कि एक बार इसको हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये जो ब्लैक कलर है, मतलब बालों का रंग कैसा है, ब्लैक है। अब इनके बालों का रंग कैसा होता है, ब्राउन, या ब्लॉन्ड बोल सकते हैं इन्हें अपन, ठीक है ना, इनके बालों का कलर कैसा है, ब्राउन। अब देखो क्रॉस हुआ दोनों का, तो अगर अगर मेल से करेक्टर आया, यानी कि अगर नर से लक्षण आए, तो उस बच्चे का कलर कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, ब्लैक होगा, ठीक है ना। और अगर मादा से आया तो उसका कलर कैसा होगा, ब्राउन। अब देखो इसके बच्चे की कल्पना करते हैं अपन कि कैसा बनेगा। तो अपन बात करते हैं कि जो नर है उसके अंदर कैसा कैसा कलर है, उसके बालों का कलर तो कैसा हो गया, काला या ब्लैक, ठीक है। उसका रंग कैसा है, जैसे मान लो कोई साउथ इंडिया का बंदा है वो चला गया, ठीक है, तो साउथ इंडिया का बंदा कैसा होगा आपका, डार्क कलर होगा उसका, ठीक है ना। ये भी मैं कारण बताऊंगा डार्क कलर क्यों होता है, और जो आपका फेयर कलर क्यों होता है, क्या कारण है इसका, ठीक है ना। और इसकी अगर बात करें अपन इंग्लैंड की महिला की बात करें तो सबको पता है कलर क्या होता है, काफी फेयर होता है, ठीक है ना, ठीक है। स्किन का कलर कैसा है, फेयर है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप सामने आ जाओ एक बार, तो ठीक है, दिख रहा है ना, तो ठीक है। तो जो फेयर कलर है, ओके, इसके साथ इनके जो बालों का कलर कैसा है, ब्राउन, अपन ने अभी देखा था, ठीक है। तो मैं एक बार बात करता हूं कि इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या बना, मेल बना, यानी कि नर बना, ठीक है, नर चाइल्ड बन, नर जो बचा था वो बना, यानी कि जो मेल बना पहले वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कलर, जैसे इसके बालों का कलर कैसा होगा, ब्लैक, कि फादर से आया। अब ये अपन ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैंने बोल दिया फादर से आया तो फादर से आएगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मदर से भी आ सकता है, ठीक है ना, ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, किसी से भी आ सकता है। तो ये क्या है आपका, इसके जो हेयर कलर कैसा हो गया, ब्लैक, और इसका जो स्किन कलर है, स्किन टोन कैसा हो गया, मतलब इसके जो आपका जो स्किन देखेंगे वो कैसी होगी, फेयर। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि इसका जो स्किन का कलर है, ये जो लक्षण है ये कहां से आया है, मदर से। और जो ये ब्लैक कलर है यानी कि इसके बालों का कलर है वो कहां से आया, ठीक है। तो ब्लैक जो कलर वाला, मतलब हेयर कलर वाला जो बच्चा होगा वो किसकी स्किन के साथ होगा, फेयर स्किन के साथ होगा। तो उसमें थोड़ा सा अपन को चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा भाई, ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई बंदा अटपटा सा लग रहा है, ठीक है। अब इसकी अगर किसकी बात करेंगे, डॉटर की बात करेंगे, पुत्री की बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो इसकी पुत्री कैसी होगी, अगर इसके हेयर कलर क्या था, ब्लैक, तो इसका हेयर कलर कैसा होगा, ब्राउन, जो कि मदर से है। और जो फीमेल, मतलब ये फीमेल है, ठीक है, इसका जो हेयर का कलर होगा वो किससे आया, इसकी मदर से आया। और उसका जो स्किन का कलर होगा वो किससे आया, इसके फादर से, तो कैसा होगा, ब्लैक, यानी कि डार्क। अब इसकी अपन इमेजिन करेंगे, इसकी कल्पना करेंगे कि ये कैसे लगेगी, क्या, डार्क कलर के साथ ब्राउन कलर हेयर, ठीक है। तो ये सब जो कैरेक्टर हैं, ये जितने भी जो कैरेक्टर है वो सब कैसे होते हैं, वो सब होते हैं आनुवंशिक लक्षण। ये जो भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं
बालों का रंग है, त्वचा का रंग है, आपकी आंखों का रंग है, ठीक है, आपकी नाक की शेप है, आपकी लिप्स की शेप होती है, ठीक है, आपकी जो ईयर है उनकी शेप होती है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके आनुवंशिक लक्षण है। और आनुवंशिक लक्षण अपन उन्हीं लक्षणों को कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अगर ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन कायिक लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक लक्षण। यानी जो एक पर्टिकुलर जो आपका व्यक्ति होगा उसके अंदर ही प्रेजेंट होंगे, उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, कि कायिक लक्षण अपन किनको बोल सकते हैं जो क्या होते हैं, जिन आपके जो आनुवंशिक लक्षण नहीं होते। कोई चीज नहीं समझ में आया ना, अगर ठीक है ना, कोई चीज ऐसे लगेगी भाई ये दिमाग में नहीं आ रही, तुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपका जो कायिक लक्षण है इनमें क्या आते हैं? अगर मैं बात करूं, कैंसर एक डिजीज है, बीमारी है एक, ठीक है ना। क्या आपने कभी ये देखा है कि जो कैंसर है वो उसकी जनरेशन में थी तो उसके अंदर आ गई? ये रियली क्या, एक मिथ है, ये भ्रम है ये, ठीक है, क्या है, लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है ये। कई बार कई लोग कहते थे, जैसे मान लो एक एक लाइन बहुत, मतलब एक डॉक्टर थे एमएमसी के, ठीक है ना, हमारे जो वो रहे टीचर रहे हुए वो, तो उनके क्या है, उनकी एक लाइन बहुत ज्यादा याद आती है मेरे को। उनका एक कहा हुआ है कि एमएमसी मतलब अपने पूरे भारत की ना सेकंड नंबर की टॉप कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है ना। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि भाई डॉक्टर को छोड़ के सभी डॉक्टर है, मतलब इंडिया में क्या है, डॉक्टरों को छोड़ के सभी डॉक्टर है। इसका मतलब कि अगर अपने कोई प्रॉब्लम होगी ना तो डॉक्टर को मतलब डॉक्टर के जाने से पहले अपन को बता देंगे, हाँ यार तू ये कर ले, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर तो मतलब डॉक्टर तो क्या है, साइड में है, ठीक है ना, डॉक्टर से पहले सभी डॉक्टर है। तो वही चीज क्या करते हैं लोग, क्या बोलते हैं, यार कैंसर नहीं रे यार, ये तो उसकी जनरेशन में थी, जो उसकी पीढ़ी में उसके दादा की थी, उसके परदादा की, तभी इसमें इसके अंदर आई है। लेकिन रियली में क्या है, कैंसर कोई आनुवंशिक जो आपकी रोग है वो आनुवंशिक रोग नहीं है। ये आपका क्या है, जनरली जो सेल्स होती है, इसके बारे में भी कई बड़ी जो अपने जो पढ़ेंगे ना, रोग पढ़ेंगे, मानव स्वास्थ्य में रोग, उसके अंदर अपन देखने को मिलेगा कि कैंसर रियल में होता क्या है। वैसे जनरली क्या है, कैंसर को अपन बोल सकते हैं कि कैंसर कोशिकाओं का एक समूह है। एक तो नॉर्मली क्या होता है, अपनी जो कोशिकाओं में विभाजन होता है, तो मेनली क्या करती है जो कोशिकाएं हैं वो इरेगुलर डिवीजन नहीं करती, इरेगुलर डिवीजन मतलब अनियमित विभाजन नहीं करती, वो एक टाइम पीरियड के अनुसार क्या करती है, विभाजन करती है, सबको पता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन अगर आप लोगों ने पढ़ा है, कोशिका चक्र अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता तो भी अपन कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा जो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कैंसर है, कैंसर कभी भी क्या नहीं होता, जैसे कि उसके पिता में था तो पिता से उसके बच्चे में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या नहीं है, आनुवंशिक लक्षण नहीं है। तो आनुवंशिकता अपन किसे कहते हैं कि आनुवंशिकी लक्षणों का स्थानांतरण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। अब ये नहीं है कि बच्चे जो बच्चे का पिता था वो पहलवान था तो उसका बच्चा भी क्या होगा, जन्म से पहलवान होगा। किसी बच्चे का पिता अगर डॉक्टर है तो वो बच्चा भी क्या होगा, पैदा होते डॉक्टर बन जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। कोई बच्चा मतलब किसी बच्चे के पिताजी क्या मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्टर है या क्रिकेटर है, तो उसके अंदर ये नहीं कि उसके मतलब होने के बाद जनरली क्या होगा, बच्चे को होने के बाद क्या होगा, वो जनरली उसी में जाएगा। कोई जरूरी नहीं है क्रिकेटर का बच्चा क्या हो सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, ये उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसकी जेनेटिक्स में है, उसके जीन्स में वो चीज है, वो चीज उसने एक्वायर की, उसने बाहर से ली है वो चीज। भाई पहलवान बना तो उसने क्या किया, मेहनत की थी, तब वो पहलवान बना है। क्रिकेटर बना था, क्रिकेटर में क्या किया, उसने मेहनत की है, भाई उसने उस स्किल को सीखा है, ठीक है, तब जाके वो क्या बना, क्रिकेटर बना है। तो ये कोई अनुवांशिक लक्षण थोड़ी ना है, ये तो उसने बाहर से लिए हैं, उसने एक्वायर किए हैं। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, जो जन्म से अपने माता पिता से बच्चे को मिलते हैं, या ऐसे लक्षण है जो क्या करेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। और आनुवंशिकता क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। आएगा समझ में? चलो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आती है बात विभिन्नताओं की, ठीक है, विभिन्नताओं। नहीं, वो एक कोइंसिडेंस होता है, वो ऐसा नहीं कि उसके अंदर जैसे आ रहा है ऐसे, मतलब ये अपन ये नहीं देख सकते भाई,
आनुवांशिकी के अंदर अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई हाँ यार इसके पिता को ये चीज पसंद थी तो उसको भी वो चीज पसंद होगी, वो कोइंसिडेंस होता है, ठीक है ना। कई अब आप लोगों ने कई बार ये देखा है कि फिल्मों में अपन देखते हैं, बाहुबली वाला पार्ट देखते हैं ना, ठीक है ना, कि उसके दादा ऐसे थे, उसका पिता ऐसा था और वो बच्चा भी ऐसा ही है। लेकिन ये चीजें क्या होती है, ये चीजें कोइंसिडेंस है, रियल में ऐसा होता ही नहीं है। क्यों यार, अपना जब कोशिका विभाजन हो रहा है, आप लोगों ने कोशिका विभाजन में पढ़ा, आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है, क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है ना, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है, जीन का आदान प्रदान होता है। तो उसके कारण अपने अंदर क्या आती है, विभिन्नताएं आती है। मतलब माता का जो कैरेक्टर था, मतलब क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, अटैच होकर फिर क्या होगा, उनमें जीन्स जो होंगे, माता का जो होगा वो पिता पे चला जाएगा, पिता का माता वाले गुणसूत्र पे चला जाएगा, वो फिर क्या होते हैं, अपने अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना आपका, जो मतलब जो अपन बोलते हैं कि भाई यार ये इसका लक्षण था, भाई उसको पिता को ये कलर पसंद था तो अपन को भी वो कलर कलर पसंद होता है, या मान लो कोई ऐसी हैबिट है जो उसके पिता में वो अपने अंदर है, ठीक है, वो एक कोइंसिडेंस होता है, ठीक है ना। ये चीज हमें हमेशा याद रखना, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन ऐसे आएंगे आपके सामने, ठीक है, जो इस चीज से बिल्कुल अलग होंगे। जैसे एक एक एक्सेप्शन मैं बताता हूँ आपको, एक फीमेल है और एक मेल है, ठीक है ना, एक फीमेल और एक मेल, उसका चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ, उसके अंदर आपने देखा उसकी आईज का कलर, मेल का आईज का कलर तो क्या था, ब्लैक, फीमेल का क्या था, ब्राउन, लेकिन उसकी बच्चे का कलर कैसा होगा, जैसे आपने कई बार देखा ना, आपने जैसे मान लो उसकी जो बच्चे की कलर होगी वो ग्रे लाइक होगी, ठीक है ना, या आपने जैसे जो अपनी बिल्ली होती है, कैट होती है, उसकी तरह होती है अपनी, तो भाई ये कलर कहां से आया, ये क्या होता है, ये होता है खेल डोमिनेंट और रिसेसिव का। इसकी बहन है, मतलब सॉरी, ये जो फीमेल थी इसका भाई है, उसके अंदर ये कैरेक्टर था, तो ये कैरेक्टर इसके अंदर भी था, ऐसी बात नहीं इसके अंदर नहीं था, ये कैरेक्टर इसके अंदर भी था, लेकिन ये क्या था, रेसेसिव, रेसेसिव का मतलब दबा हुआ था ये कैरेक्टर, इसके अंदर कैसा था, ये दबा हुआ कैरेक्टर था, लेकिन उसके भाई के अंदर क्या था, ये कैरेक्टर डोमिनेंट यानी प्रभावी था, उसके अंदर अपना इफेक्ट शो कर रहा था। तो ये इसके बच्चे में क्या हो गया, इन दोनों का जो कैरेक्टर था वो तो क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, और उसका जो तीसरा जो कैरेक्टर, इसका जो क्या था, रेसेसिव था, वो इसके अंदर आके क्या हो गया, इसके बच्चे के अंदर अंदर आके डोमिनेंट हो गया। तो ये कुछ ऐसा भी खेल होता है, ठीक है। जेनेटिक्स अपन क्या सोचते हैं, अपन आनुवंशिकी सोचते हैं, यार अपन ने क्या कर लिया, आनुवंशिकता पढ़ ली, विभिन्नताएं पढ़ ली, अपन ने आनुवंशिकी के लक्षण जो सॉरी आनुवंशिकता के जो नियम थे वो पढ़ लिए अपन ने, ठीक है, और मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड ये पढ़ पढ़ा के बस अपन तो क्या हो गए, विद्वान हो गए किसके, आनुवंशिकी के। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आनुवंशिकी एक खुद एक क्या स्टडी है, खुद एक आनुवंशिकी जो है ना आपकी, ये खुद एक स्टडी है, यानी आप आगे जाके इस पे क्या करोगे, हायर स्टडी के लिए जाओगे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। और कोई डाउट है पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बात आती है विभिन्नताएं, ठीक है, क्या होती है विभिन्नताएं, कई जो सजीव होते हैं अपने, मतलब अपन को ही देख लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी अपने व्यक्ति हैं, जब उनको देखते हैं अपन, सभी में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस अपन को देखने को मिलता है। एक मेजर चीज की अपन बात करते हैं, डायरेक्शन अपन ऐसे शुरू करते हैं, ये क्या है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, ओके। तो जब अपन किस साइड में जाएंगे, उत्तर साइड में जाएंगे, नॉर्थ साइड में जाएंगे, और जब अपन साउथ साइड में जाते हैं, क्योंकि मेजरली अपन इनको ही लेते हैं एक बार, क्योंकि काफी ज्यादा वेरिएशन इधर देखने को मिलती है अपन को। तो अगर अपन उत्तर साइड में जाएंगे तो यहाँ के अगर अपन व्यक्तियों को देखते हैं, यानी जो सजीव उनको देखते हैं, तो नॉर्मली यहाँ के अगर अपन जो आपके जैसे कि यहाँ की नर और मादा को अगर देखते हैं, तो यहाँ के नर और मादा, यहाँ के नर और मादा से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे, यहाँ के क्या होते हैं, जो दक्षिण भारत अपना, उसके क्या होते हैं, सभी जो व्यक्ति हैं वो कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, और इधर वाले कैसे होते हैं, काफी ज्यादा फेयर होते हैं। कश्मीर में देखते हो ना आप लोग, तो कश्मीर में क्या है, सभी क्या है, फेयर है, ठीक है ना। तो अपना ये जो पार्ट आ जाता है बीच वाला, कौन सा, राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का, क्योंकि ये किस साइड में, नॉर्थ ईस्ट के करीब है, ठीक है ना। इसकी भी जो अगर अपन देखते हैं ना, जो अपने राजस्थान की जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो भी इंडिया की, राजस्थान की, तो वो भी क्या होता है, जैसे विश्व के अकॉर्डिंग तो क्या है, अलग है, ग्लोब के अकॉर्डिंग तो ग्लोब और विश्व के अकॉर्डिंग अलग है, एशिया के हिसाब से देखेंगे तो वो अलग है,
ठीक है ना। और अगर अपन जैसे हिंदुस्तान को अगर उसी तरीके से देखते हैं अपने, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर राजस्थान को देखते हैं तो वो चीज अलग है। ये सब आ जाता है किसमें, ज्योग्राफी में। ठीक है, अपन ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, अपन क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपका उत्तर साइड में जो मेल और फीमेल होंगे वो अलग होंगे, और साउथ साइड में जो मेल और फीमेल होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, अब देखो कैसे भाई, अगर इनका क्या होता है, त्वचा का कलर देखते हैं तो इनका कैसा होता है, गेहूं का कलर होता है ज्यादा, ठीक है ना। बट इनका अगर देखते हैं तो क्या होता है, डार्क होता है, काला कलर होता है इनका। अब ये भी क्यों होता है, कभी गौर किया इस चीज पे, या कभी इस चीज को बताया आप लोगों को कि भाई अपनी स्किन का कलर ब्लैक क्यों है, जो और कलर होते हैं जैसे उनका कलर फेयर क्यों होता है, कारण क्या है इस चीज का। इस चीज का कारण होता है अपने अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेलेनिन। तो बताया क्यों नहीं है, पूछा था, मेलेनिन होता है। ये क्या करता है, अब मेलेनिन प्रेजेंट होने का मतलब इस चीज से रिलेशन क्या है कि डार्क और आपका फेयर। देखो भाई, मेलेनिन जो आपके नॉर्थ साइड में क्या है, सिर्फ आप लोग देखते हो भाई कौन सा रीजन है, काफी ठंडा रीजन है भाई, जो आपका मतलब जो ये है बर्फ बर्फ आइस वाइस ये सबसे ज्यादा, और जनरली धूप वूप का सिस्टम नहीं है इसमें भाई। उधर क्या है आपका जो पोलर रीजन आ गया, पोलर टाइप में रीजन आ गया। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि टाइप से अपन उसको क्या समझ सकते हैं, पोलर रीजन समझ सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र समझ सकते हैं, जहाँ पे क्या है बर्फ काफी ज्यादा गिरती है। ठीक है ना, आपका बर्फीला क्षेत्र आपका कौन सा, कश्मीर, आपको सबको पता है। तो वहां पे क्या ठंड ज्यादा है, वहां पे क्या ठंड ज्यादा है, और ठंड ठंड ज्यादा होने के कारण जो वहां पे मेलेनिन है वो कम स्त्रावित होता है। मेलेनिन का स्त्रावण वहां क्या होगा, सिक्रेशन वहां पे कम होगा। और साउथ साइड में क्या है, नमी ज्यादा है, साउथ साइड में क्या पानी है, नमी ज्यादा है, नमी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, मेलेनिन ज्यादा सिक्रेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है। तो भाई इनका कलर कैसा, गेहुआ, इनका कलर कैसा, काला। ये क्या दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकी जो स्किन टोन के साथ साथ इनका जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा अलग होता है। अगर आप जैसे मान लो, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मराठी लोगों को देखो आप, तो मराठी लोगों को भी आपको चेंजेस देखने, ये अपने जैसे तोड़ने लगेंगे भाई। मराठी लोगों को आप देखते हो, कुछ कुछ हद तक देखते हो तो वो क्या होते हैं, अपने जैसे लगते हैं क्या, नहीं लगते, थोड़े से अलग लगते हैं। अगर मैं बात कर लूं सिक्किम की, असम की, सिक्किम की, इधर की, तो ये भी क्या होते हैं, अपने से अलग दिखते हैं, सभी सेम थोड़े ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये आपको विभिन्नताएं, जो आपको ये कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्मों में या सभी सजीवों में आपको ये जो कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। कुछ विभिन्न चीजें अगर आपको देखने को मिलेगी, उसमें कुछ अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात कर लूं पादपों की, प्लांट्स की, तो प्लांट्स भी आपको क्या मिलेंगे, सभी में अलग अलग मिलेंगे। भाई राजस्थान में क्या मिलते हैं आपको, कैक्टस मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, उनका अनुकूलन ही ऐसा ही है। भाई कैक्टस है आपके यहाँ पे क्यों नहीं मिलते उत्तर साइड में, कारण क्या है, भाई क्यों नहीं मिल सकते कैक्टस, भाई प्लांट से तो है, कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन इनका कारण क्या है कि भाई ये राजस्थान में मिलते हैं, उत्तर साइड में नहीं मिलते, ना दक्षिण साइड में मिलते हैं, कारण क्या है ऐसा। अरे सीधा सा बता दिया ना, अनुकूलन ये सही है। अनुकूलन का मतलब भाई डेजर्ट है, राजस्थान में क्या है, डेजर्ट, रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान में क्या होता है कि जो पानी की कमी होती है, तो अगर पानी की कमी है तो भाई आपके जो प्लांट्स या एनिमल जो भी हैं, जानवर होंगे, इंसान होंगे, या आपके जो पादप होंगे, उनको जीने के लिए क्या होना चाहिए भाई, वहां पे जीना तो पड़ेगा ही ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो अपने आप को अनुकूलित कर लेंगे। अनुकूलित कैसे करेंगे भाई, प्लांट्स, आपको कैक्टस का थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। कैक्टस जो होता है उसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो उसका जो तना होगा, तना जो होगा ना आपका, वो कुछ आपको फ्लेशी लगेगा। फ्लेशी का मतलब एकदम जैसे मान लो जैसे ना, जैसे आपका मतलब थोड़ा ऐसे अपन दबा दे तो आराम से स्क्वीज होता है, दबता है एकदम, प्रेशर देंगे उस पर तो आराम से दबेगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ आपका क्या होगा, उसका कैसा लगेगा, तना लगेगा, फ्लेशी लगेगा, उसके अंदर जैसे मान लो एकदम म्यूकस की जैसा लस लसा जो होता है ना, वैसा लगेगा आपको। ठीक है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, और कैसा वो लगता है। ठीक है, मैं उसकी बात अभी करूंगा। ठीक है, कैक्टस, अब उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर कैसे होते हैं, कांटे होते हैं उसके ऊपर, क्या होते हैं, कांटे होते हैं। कांटे का कारण क्या है, कांटा होने का कारण क्या है भाई, कांटे क्यों प्रेजेंट है उस पर। 9th क्लास में आपने पढ़ा है चैप्टर, मेरे को वाह, तो 9th क्लास अच्छे से पढ़ी थी है। अपनी सबकी यही गलती जाती है,
अपन जितने भी ना, आपकी गलती नहीं हमारी भी गलती थी, ठीक है। अपन क्या करते हैं, सिक्स किसके लिए, बस निकालना है यार, सेवंथ निकालना है, एट्थ निकालना है, नाइन्थ निकालना है, टेंथ निकालना है, 11th में से पढ़ाई करूंगा, 11th में निकल जाता है, 12th में निकल जाता है, कॉलेज आ जाती है, कॉलेज में निकल जाती है, लाइफ पूरी खत्म हो जाती है। और तब तक अपन क्या करते हैं, यार निकाल लूंगा निकाल लूंगा, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। आपका जितना भी जो 6 से लेकर आप लोग 10 तक पढ़ते हो ना, वो पूरा पूरा 11th और 12th में वापस का वापस रिवाइज होता है। जब आप लोगों को 6 और 10, 6 से लेकर 10 तक का अगर आपको बेसिक पता है ना, आप इसमें कभी कहीं भी नहीं उलझोगे आप लोग, कहीं भी, ठीक है ना। तो अब देखो, इसमें कांटे क्यों होते हैं कैक्टस में, कैक्टस में कांटे होने का मतलब ये होता है कि वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, पढ़ी है ना वाष्पोत्सर्जन की, किसमें होती है, ये पत्तियों में होती है। पत्तियों में पानी का क्या होता है, पानी का श्रावण होता है लगातार, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, अगर एक बात बताओ, जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी चल रही है, ठीक है। अगर वहां पे क्या हो जाए, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाए, काफी ज्यादा हो जाए या काफी अधिक हो जाए, तो क्या होगा, पानी का श्रावण क्या होगा, काफी ज्यादा होने लग जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, इनके अंदर पानी की कमी आ जाएगी, और पानी की कमी होने के कारण क्या होगा, इनकी मौत हो जाएगी। आपको पता है कि अपना जो कम से कम अपना जो प्लाज्मा होता है, या अपना जो मतलब ब्लड होता है, ब्लड का जो 60% पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का भी 90% पार्ट क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या हुआ, पानी की कमी हुई, पानी की कमी होने के कारण इनकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो भाई इनको तो जीना है, तो ये क्या करेंगे, अपनी जो पत्तियों का रूपांतरण किसके रूप में कर लेंगे, कांटों के रूप में कर लेंगे। और कांटों के रूप में करने के कारण क्या होगा, उनको दो फायदे होंगे। एक तो क्या होगा, जो जंतु होते, जानवर होते, वो उनको जल्दी से खा नहीं पाएंगे, कांटे होते तो कांटे चुभ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, इनके अंदर कम हो जाएगी। और वाष्पोत्सर्जन की दर आपको पता है किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है, टेम्परेचर पे भी निर्भर करती है, ताप पे भी निर्भर करती है। तो भाई रेगिस्तान में वैसे क्या होता है, ताप काफी ज्यादा है, तो उसके कारण क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसके कारण क्या होती है, इनकी मौत हो सकती है। तो ये क्या है, जो कैक्टस होते हैं वो क्या है, आपके जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहीं पे पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों पे नहीं पाए जाते, क्योंकि उनके अंदर अनुकूलन ही कुछ ऐसा होता है। अगर इनको यहाँ ले जाया जाए तो ये क्या होंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना। आजकल ऐसा है, आजकल जैसे मान लो, आजकल तो क्या है, आजकल तो हाइब्रिड चल रही है सब कुछ, तो हाइब्रिड के कारण अपन क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट करवा सकते हैं, लेकिन ये उस तरीके से कल्टीवेट नहीं होंगे। पैदावार भी अच्छी हो रही है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो जो मतलब आपको लक्षण कहाँ मिल सकते हैं, मेन जो जगह है वहां पे मिल सकते हैं, वो अदर जगह में आपको नहीं मिल सकते, ठीक है ना। तो ये तो आपकी क्या थी, सिंपल जानकारी थी। तो विभिन्नताएं क्या है कि जो आपको मतलब नॉर्थ और साउथ में जो आपको क्या मिल रही थी, डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये नहीं है कि आप लोग एग्जाम में क्या लिख के आओगे कि भाई नॉर्थ और साउथ में जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, वैसे नहीं। जनरली जो जितने भी लिविंग बींग्स है, या जितने भी जो सजीव है, जितने भी क्या है जो सजीव है, उनमें जो भी आपको क्या देखने को मिलती है, भिन्नताएं, या मान लो जो भी भिन्न भिन्न जो चीजें आपको देखो, भिन्न भिन्न जो लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं। और इसके अलावा आपको विभिन्नताएं, आप लोग खुद को देखते हैं अपन, तो अपने अंदर भी क्या होती है, कई सारी विभिन्नताएं अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका किसका, आनुवंशिकी का, जो आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का पार्ट। अब मैं ये देखो, अब आता हूँ मेन टॉपिक पे। मैंने ये दो बातें आपको क्यों बताई, क्यों, क्योंकि जो आपका आनुवंशिक होता है वो क्या होता है कि आनुवंशिकता, आनुवंशिकता वह विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। इसलिए मैंने आपको बताया ये पूरा। अगर मैं सीधा लिख देता आनुवंशिकता विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्या है। तो जब आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। और जो अपने को भिन्नताएं देखने को मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं। इसके साथ इनके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आनुवंशिकी पार्ट हो गया। अब देखो भाई, आनुवंशिकी जो शब्द था वो किसने दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, या इतना टेंथ में पढ़ा ही है, किसने दिया था, याद आया कुछ, याद आया ना, बेटसन। ठीक है, आनुवंशिक शब्द किसने दिया था, बेटसन ने, ठीक है।
हाँ भाई, ये तो सबको पता है, ये तो बंदा कोई नहीं भूल सकता। अनुमानसिक जनक मेंडल, याद पूरा रखा करो। बहुत अच्छा है कि आपको याद है, लेकिन पूरा रखा करो। ग्रेगर जॉन मेंडल, यस, ये तो ये क्या है आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, देखो ग्रेगर क्या है, इनकी उपाधि है। ग्रेगर क्या है, इनकी उपाधि। जैसे अपन बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, टीचर, ये सब क्या है, इनकी उपाधि है। जैसे डॉक्टर आपका विक्रम बोलते तो विक्रम तो उसका नाम है, लेकिन डॉक्टर क्या है, उसकी डिग्री यानी उपाधि उसकी। तो ये क्या है, इसकी उपाधि। ये जनरली जो चर्च थे उसके पादरी थे, ये जिसको अपन बोलते हैं फादर, ठीक है। तो उसके कारण उनको क्या कहते थे, वहां पे इनको उपाधि दी गई थी ग्रेगर की। अब अपन इनकी थोड़ी सी क्या पढ़ते हैं, इनकी जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनके अपन क्या पढ़ेंगे, बायोग्राफी, यानी कि बताओ क्या होता है बायोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे जीवनी, क्या जीवनी, ये अलग थोड़े से ऐसे लगता है, पट्टे से लगते हैं हम बोलने में। ठीक है, तो ये बायोग्राफी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म कब हुआ था बता भाई, पढ़ा था ना उस दिन। एक मिस्टेक तूने निकाली थी मेरी ना, मृत्यु हुई थी 1883 में तो। हाँ, चल कुछ तो याद है। 22 जुलाई 1822 को, इससे याद रह जाएगा, है ना। तो ये क्या है, 22 जुलाई 1822 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, देखो भाई, कई बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन नॉर्मली अपन क्या बात करते हैं, एक शहर था चेकोस्लोवाकिया, क्या चेकोस्लोवाकिया, किसके अंदर, ऑस्ट्रिया, एक शहर आपका ऑस्ट्रिया के अंदर एक शहर है जिसका क्या नाम है, चेकोस्लोवाकिया, उसके अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। मेनली अगर अपन बात करें तो 1842 और 45 के करीब ये कहां चले गए थे, ब्रून जो शहर था वहां अपनी स्टडी के लिए चले गए थे। ठीक है, किस पे इन्होंने स्टडी की थी, याद रखना, इन्होंने जो प्राकृतिक विज्ञान और गणित, ये अपने ही यहाँ पे है सिस्टम इंडिया में, क्या कि भाई बायो ले सकते, तो आप जनरली आप एडिशनल में ले सकते हो, लेकिन हमने हिंदी मीडियम में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपन को अगर बायोलॉजी पढ़ रहे तो अपन को बायोलॉजी ही पढ़नी पड़ती है, मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं होता। लेकिन बाहर क्या है, बाहर आपकी आप जो भी आपकी जिसमें इच्छा है वो सब्जेक्ट आप कर सकते हो, चाहे आप बायो के साथ हिस्ट्री लो, चाहे आप बायो के साथ कॉमर्स लो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या थे, प्राकृतिक विज्ञान और गणित में इन्होंने क्या किया था, अपना अध्ययन किया था, अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो इसके अंदर की थी। ठीक है, और इन्होंने जो ब्रून जो शहर था, ब्रून शहर के अंदर ही इन्होंने क्या किया था, 1956 के करीब इन्होंने क्या किया था, 1956 के करीब इन्होंने अपना जो मतलब जो एक्सपेरिमेंट था, किस पे, पाइसम सेटाइवम पे, किस पे, पाइसम सेटाइवम पे इन्होंने क्या किया था, अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो करना स्टार्ट किया था। एक्सपेरिमेंट क्यों करना स्टार्ट किया था, प्रयोग क्यों करना स्टार्ट किया था, किस पे, पाइसम सेटाइवम पे। ये तो इसका बोटेनिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नाम, और जो पाइसम सेटाइवम को अपन क्या बोलते हैं, उद्यान मटर, क्या बोलते हैं, उद्यान मटर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, पाइसम सेटाइवम पे अपना प्रयोग किया था। देखो भैया, आपको डेट सिर्फ कौन सी पूछेगा, इनकी नहीं पूछेगा, डेट आपको सिर्फ पूछेगा जन्म की और मृत्यु की। ठीक है, उसके बाद इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कब तक चला था। ठीक है, जो आपका 1868 तक क्या हुआ था, 67 68 के करीब इन्होंने अपना कंप्लीट एक्सपेरिमेंट कर लिया था। ठीक है, वहां तक आपको पूछता है। ठीक है, और उसके बाद उनको उसको भी बहुत कम पूछता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर तो आपका किस पे फोकस रखता है, इस पे, और एक आपके मृत्यु के ऊपर फोकस रखता है। सिर्फ जानकारी आपको किसकी होनी चाहिए,
पहली चीज ये आपका एक तो कि भाई इसने जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने किस मतलब पौधे पर अपना जो आपका एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट किया था, यानी कि जो आपका प्रयोग थे वो कंप्लीट किए थे। तो किस पे किए थे? पाइजम सेटाइवम यानी उद्यान मटर पे उन्होंने क्या किया था? कंप्लीट किया था। कभी भी इस चीज को याद मत रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका महत्वपूर्ण ये है पाइसम सेटाइवम। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई जो आपका प्रयोग था वो किस पे किया गया था, वो किया गया था पाइसम सेटाइवम पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन, ये आपका पाइसम सेटाइवम पे इन्होंने प्रयोग स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कितने साल तक प्रयोग किया था उन्होंने? 7 ईयर। 7 ईयर मतलब 7 साल तक इन्होंने क्या किया था? उस पर प्रयोग किए थे। ठीक है, ओके। और आपके 1884 के करीब इनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। तो ये इनकी क्या है? बायोग्राफी यानी जीवनी है पूरी। 22 जुलाई 1822 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया का एक शहर था चेकोस्लोवाकिया, वहां इनका जन्म हुआ था। 1842-45 के करीब ब्रून शहर चले गए थे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए। ग्रेजुएशन का मतलब आपकी स्नातक। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान और गणित में इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। ब्रून के अंदर 1956 में स्टार्ट क्या किया था उन्होंने? पाइसम सेटाइवम पे उन्होंने क्या किया था? अपना प्रयोग करना स्टार्ट किया था। 7 साल तक इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है, और 1867 और 68 के करीब इन्होंने क्या कर दिया था? अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया? उनकी जो थेसिस थी, थेसिस का मतलब होता है जो भी उन्होंने जो भी कंक्लूजन यानी जो अपने जो जितने भी जो प्रयोग किए थे, ठीक है, उनको कहाँ सबमिट करा दिया? अपनी जो मतलब जो ब्रून सोसाइटी जो नेचुरल हिस्ट्री है उसके अंदर क्या करवा दिया था उन्होंने? उसको क्या करवा दिया? सबमिट करवा दिया था। उसके बाद 1884 में इनकी क्या हो गई थी? 1884 के अंदर इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई। यहां तक इनको जो आनुवांशिकी का जनक जो कहा जाता है, वो ये जो उनको सम्मान था, ये इस समय तक उनको प्राप्त नहीं हुआ था। उनकी एक कहानी है छोटी सी, अगर आपको हो सकता है किसी ने बताई नहीं है, ठीक है, तो आज सुन लो, और किसी ने बताई है तो बहुत अच्छा है। देखो उस टाइम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसका नाम था डार्विन। डार्विन के बारे में सबने सुना है, ठीक है, कुछ हद तक सुना होगा सबने। डार्विन जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? जिसको वर्णवाद भी बोलते हैं, ठीक है ना, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण या वर्णवाद, ये सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। और डार्विन को और क्या बोलते हैं अपन? बोलते हैं अपन इवोल्यूशन, उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, ठीक है, कि अपनी उत्पत्ति कैसे हुई है, भाई मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? अपन बोलते हैं ना वानरों से हुई है, बंदरों से हुई है मनुष्य की उत्पत्ति। तो एक चीज याद रखना, जो डार्विन थे उन्होंने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को दिया था, साथ में जो मनुष्य की उत्पत्ति थी उसको भी बताया था। लेकिन अब एक बात बताओ, उस टाइम जो जितने भी वैज्ञानिक थे उनका ध्यान किस तरफ था? डार्विन की तरफ। किसकी तरफ था? डार्विन की तरफ। अब डार्विन जो थे ये उस टाइम के बड़े साइंटिस्ट थे। अब एक चीज आपको एक छोटा सा एक वो एग्जांपल लेता हूँ, वो जिस दिन अपन ने लिया था। एक तो एक्टर में कौन आता है अपने हीरो में? जैसे एक तो आता है कौन? सलमान खान। और एक नॉर्मली जो छोटा मोटा कोई भी इक्का दुक्का कोई जो आज के टाइम पे जो नॉर्मल जो नए क्या आ रहे हैं, जो आपके एक्टर आ रहे हैं वो। तो भाई एक बात बताओ, जितनी जो भी मतलब पर्सन होंगे, जितने भी जो लोग हैं, वो किस तरफ जाना पसंद करेंगे? सलमान खान की तरफ जाना। ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है भाई, क्योंकि बड़ा एक्टर है, सभी उसको देखने जाएंगे। अब नॉर्मल कोई मतलब जैसे मान लो कोई टीवी एक्टर है, वो उठ के आ गया, ठीक है, तो उसके पास कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। कोई बहुत कम बंदे हैं जो उसकी तरफ जाएंगे। तो यही चीज इसमें काम आई, क्या कि वो जो डार्विन थे वो क्या थे? उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। तो सभी वैज्ञानिकों का काम क्या? सभी वैज्ञानिकों का क्या क्या हुआ? मतलब उन्होंने सोचा कि यार इस बंदे के अगर साथ काम करेंगे तो भी अपना भी कुछ नाम हो सकता है, ठीक है ना, कि अपना भी वही, अपना भी इससे भाई वो ना कि सब अपने स्वार्थ से गए। तो उन्होंने, उनका काम क्या था? मतलब मेनली अगर उस टाइम का अपन देखें तो डार्विन किस चीज पे काम कर रहे थे? मनुष्य की उत्पत्ति पे काम कर रहे थे, कि भाई मनुष्य कैसे हुआ। तो भाई ये चीज तो बहुत बड़ी चीज थी ना, ठीक है। तो सभी सभी जो वैज्ञानिक लोग थे वो किसकी तरफ चले गए? डार्विन की तरफ। अब ये बंदा क्या हुआ, जो ये आपका मेंडल था, ये क्या किया उस समय इन वैज्ञानिकों के पास आया कि भाई सर मैंने ये कुछ ऐसा ऐसा मैंने खोज की है, मतलब भाई मैंने जो मटर का जो पौधा है यानी जो पाइसम टाइप है उस पर मैंने प्रयोग किया और मुझको कुछ ऐसे रिजल्ट मिले हैं, मुझे कुछ ऐसे परिणाम मिले हैं कि भाई उसमें क्या हुआ है कि जो आपके लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं। तो इसको अगर इस चीज को अगर आप लोग अपनी थीसिस में शामिल कर लो
तो भाई अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक कुछ नई चीज का क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, नई चीज की खोज कर सकते हैं। लेकिन इन जो वो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कर दिया, बोले यार यहाँ पे अपन हम तो किस पे लगे हैं, मनुष्य की उत्पत्ति पे लगे, तू कहाँ पे बोले ये कर रहा है काम, भाई किसका मटर का ये काम कर रहा है तू, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, इसको वहां से निकाल दिया, ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इसके जो एक्सपेरिमेंट थे, उसके जो प्रयोग थे, वो काफी ज्यादा क्या थे, वो काफी ज्यादा यूज में आने वाले थे, किसके अंदर, मनुष्य की उत्पत्ति समझाने के अंदर। भाई अगर अपना उत्पत्ति, जैसे मान लो मनुष्य की उत्पत्ति अगर बंदरों से हुई, तो अपन कैसे समझ सकते हैं इस चीज को, भाई उनके अंदर जो कुछ लक्षण थे वो अपने अंदर आए, तभी तो अपन को समझ सकते हैं ना। तो इस चीज को तो किसने समझा दिया था, मेंडल ने समझा ही दिया था। तो अगर इसकी थीसिस को इसके अंदर शामिल कर लिया जाता तो डार्विन का काम और आसान हो जाता, लेकिन इन्होंने इसको यहां से भगा दिया। यहां से भगा देने के कारण क्या हुआ, डार्विन को इस चीज के बारे में पता नहीं था, और इसका जो एक्सपेरिमेंट था, इसके जो प्रयोग थे, वो वहीं के वहीं दब के रह गए, ठीक है। उसके बाद इसके 30 साल के बाद, मतलब इसके मृत्यु हो चुकी थी, जब इसने एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिया था अपना, उसके 30 साल के बाद कौन आए थे, एक 1900 में। ये थोड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हमेशा याद रखना, हर चीज में काम आएगा। कोई बंदा अगर पीएमटी की तैयारी करना चाहता है आप में से, ठीक है ना, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपके मतलब जो पीएमटी है नीट के अंदर, आपका एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने पूरी पढ़ ली ना, आपको अदर बुक लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ आप लोग तो 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी क्लियर कर दो, आपका नीट के अंदर 360 में से 340 प्लस तो आपके नंबर आ जाएंगे उसी से ही, ठीक है। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए थे, कितने, 3 वैज्ञानिक थे। हाँ भाई बता कौन कौन से थे, तूने उस दिन के बाद खोल के नहीं देखा होगा, उस दिन के बाद, ठीक है। चलो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे 1900 में, वो कौन आए थे, 3 साइंटिस्ट थे, 3 वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो अपनी जगह अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन सभी का जो रिजल्ट निकला, जो परिणाम था उनका सबका एक ही था, ठीक है। मतलब सभी एक ही चीज पे काम कर रहे थे, ठीक है। अब देखो कौन कौन से थे, 3 वैज्ञानिक थे। एक तो थे जर्मनी के, इसे दिमाग में भी होगा आप लोगों के, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ठीक है। जर्मनी के कौन थे, कार्ल कोरेंस, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमेक, ओके। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज, जो कि आपका जो होते हैं ना आपके उत्परिवर्तन आप लोगों से पढ़ा होगा, ठीक है। तो उत्परिवर्तन के बारे में भी किसने समझाया था, ह्यूगो डी वरीज ने समझाया था, ठीक है। ये आपके कौन है, हॉलैंड के। तो जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमेक, हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज। अगर आपको दिमाग में रहता है तो जैसे ह्यूगो डी वरीज एच फॉर हॉलैंड, ठीक है। ये आपका जो ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमेक और जर्मनी के कार्ल कोरेंस, अगर आप इनको लगातार याद करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चीज पे काम करना स्टार्ट किया था, और जब ये अपने रिजल्ट पे पहुंचे तो इन्होंने देखा कि भाई ये जो चीज थी, जो हमने आज क्या की है, जो हमने आज खोजी है, उस चीज को तो 30 साल पहले कौन करके चला गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल करके चले गए थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने इनको क्या बताया कि भाई ये क्या है, आपके आनुवंशिकी के जनक हैं, कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये इनका क्या था, इनका बड़प्पन था ये, कि इन्होंने क्या कर दिया, इनको आनुवंशिकी का जनक बना दिया। नहीं तो ये क्या कर सकते थे, ये अपने आप को भी इसमें शो कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कोई और बंदा हो जो इनकी इस चीज को क्या कर दे, कैंसिल कर दे इस चीज को। क्यों कैंसिल कर दे, क्योंकि भाई ये बोले ये इसने 30 साल पहले आपसे पहले इसने खोज लिया, तो आपने इस चीज को अपना क्यों बनाया, ठीक है ना। तो ये चीज क्या होती है, वैसे जनरली जब तक अपन पेटेंट नहीं करवाते हैं उस पर अपना अधिकार नहीं होता। आपने कोई खोज की, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन जैव पेटेंट, ठीक है। आपने किसी चीज की खोज की, जब तक आपने अपना पेटेंट नहीं करवाया ना, पेटेंट करवाने का मतलब अपना नाम नहीं लिखवा दिया कि भाई ये चीज उसके द्वारा डिस्कवर की हुई है, तब तक आप उस चीज को अपनी नहीं बता सकते। अगर आपने पेटेंट करवा लिया और अगर उस चीज का कोई यूज कोई दूसरा लेता है अपने नाम से,
तो आप उसको क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये तो आपके तीन साइंटिस्ट थे, 1900 में आए थे, जर्मनी की कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के रिकमोन सेरमेक, हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज। इन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकी की जनक किसको बताया था, आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्यों बताया था, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, प्रयोग कंप्लीट कर लिए थे, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ये चीज तो किसने डिस्कवर कर दी थी, 30 साल पहले आपके जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने ही इस चीज को क्या कर दी थी, इसकी खोज कर दी थी 30 साल पहले। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको आनुवंशिकी का जनक बना दिया। किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब देखो, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जितने भी जो नियम दिए थे, ठीक है ना, आनुवंशिकता के जितने भी नियम दिए थे, उनको क्या नाम दिया गया था, उनको क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया मेंडलवाद। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए ना कि मेंडलवाद क्या है, तो मेंडलवाद कुछ नहीं है। मेंडलवाद जो आपके मेंडल थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके जो अपने क्या दिए थे, जो नियम दिए थे, आनुवंशिकता के नियम दिए थे, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, मेंडलवाद बोलते हैं। और अगर आप बात करें कि ये आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की, किसने की, तीनों साइंटिस्ट। कब की गई थी, 1900 में, जर्मनी के कार्ल कोरेंस द्वारा, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक और हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज द्वारा मेंडलवाद की पुनः खोज की गई थी। ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब बात करते हैं अपन जो मेंडलवाद है। देखो भाई, सबसे पहले मेंडलवाद को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें ना, ये चीजें आपके आगे आती रहेगी और आपको परेशान करती रहेगी ये चीजें। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे चीजें नहीं समझ में आएगी आपको। तो मेंडलवाद को समझने से पहले अपन कुछ बात करते हैं। सबसे पहले जीन क्या होता है, क्या होते हैं जीन, क्या है जीन। आप लोगों ने कभी नाम तो सुना ही होगा ये जीन, सर जीन होता है, क्या होता है। नहीं पता, कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कुछ भी हो, कोई भी अगर आपको चीज का पता हो, उस जिस चीज का पता हो वो आप बता दो। गलत है सही है उसकी चिंता मत करो आप लोग, आप तो बता दो बस। वो गलत का सही करने का काम मेरा है, ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखना। बताओ जीन क्या है। अच्छा, कहाँ प्रेजेंट होते जीन, किस पर प्रेजेंट होते हैं, नहीं पता। ठीक है, डीएनए का क्रियात्मक जो टुकड़ा होता है, क्रियात्मक का मतलब जो एक पर्टिकुलर क्या करता है वहां पे काम करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, कैसे, देखो भाई ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले तो आप याद रखना। क्या होता है ये, क्या है ये जो मैंने बनाया अभी, क्या है, हाँ ऐसे बोला करो, ऐसे भाई तेज बोला करो, गुणसूत्र। क्या है ये चीज, गुणसूत्र। ठीक है, याद रखना, अगर मैं इस जैसे मान लो ये गुणसूत्र है और इसका जो ये पार्ट है, अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं,
क्या है ये? डीएनए। ये क्या है? डीएनए। ये क्या है आपका? डीएनए। कौन? ये। ठीक है। और अगर इसका मैं एक सेगमेंट निकाल लूं, ये एक सेगमेंट निकाल लूं, इसको अपन क्या बोलते हैं? जीन। और जीन क्या करता है? अगर मैं जीन का सिंपली वर्ड में अगर एक और आंसर दूं मैं आपको जीन को, है ना, तो जीन क्या करता है? जितने भी जो लक्षण होते हैं उनको जो नियंत्रित करता है, गुणसूत्रों के अंदर जितने भी जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करने वाला जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जो कि आप लोग क्या करते थे? सिंपल लैंग्वेज में आप लोग पढ़ते थे। गुणसूत्रों में उपस्थित लक्षणों को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है ना? ओके। तो कई सारे जो जीन की कई इकाई भी होती है, रेकोन, म्यूटोन, सिस्ट्रोन, ऐसी कई वो चीज आपकी क्या है आगे पढ़ने की है कंप्लीट, वो अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपका जो ये जो पार्ट है ये डीएनए का पार्ट है। डीएनए का पार्ट के अंदर क्या होता है? जो ये उसका जो एक पर्टिकुलर क्या होता है? पार्ट होता है डीएनए का, जो एक भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपका जो गुणसूत्र होगा उसके ऊपर ये क्या होंगे? आपके ऐसे लाइनर अरेंजमेंट में क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट होते हैं। ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है आपका? ये डीएनए का पार्ट ही तो है ये। और डीएनए का पार्ट जो डीएनए का एक भाग होगा उसे अपन क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं। तो भाई जो जाहिर सी बात है, जो जीन होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? जो जीन होगा वो कहाँ उपस्थित होगा आपका? किस पे उपस्थित होगा? गुणसूत्रों पे उपस्थित होगा। ठीक है? ओके। तो ये आपका जीन वाला भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है आपका जो ये एक संकर संकरण क्या होता है? एक संकर संकरण क्या होता है? एक संकर संकरण जब अपन क्या करते हैं? एक लक्षण का क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। कैसे? देखो आपको पता है कि मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने कितने लक्षण लिए थे? 7 लक्षण लिए थे। ठीक है ना? 7 विप्रयासी लक्षण लिए थे, जिसमें क्या था आपका? पहला था पादप की लंबाई। क्या था? पादप की लंबाई। दूसरा क्या था? क्या था आपका? बीज का आकार। और फिर क्या था आपका? बीज बीज का रंग। ठीक है। और इसके साथ क्या था आपका? फली का आकार, फली का रंग। ठीक है। इसके बाद आपका पुष्प की स्थिति कि कहां प्रेजेंट है। ठीक है। और पुष्प का रंग। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके 7 कैरेक्टर किसने दिए थे? और इन लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं? विप्रियासी लक्षण। क्या बोलते हैं इनको अपन? ये 7 विप्रियासी लक्षण इसमें प्रेजेंट थे। विप्रियासी लक्षणों का मतलब भिन्न भिन्न लक्षण प्रेजेंट थे। जो आपका कैपिटल टी और क्या है इसका? स्मॉल टी। ठीक है। तो जो एक आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं इनको? एलील बोलते हैं। एलील के बारे में बताऊंगा एलील होता क्या है। ठीक है। लेकिन अपन एक बार इसको यहीं पे रखते हैं, एक बार बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है। अब देखो एक बार इन चीज को देखो कि मैंने ये चीज आपको क्यों बताई है। मैंने क्या बोला यहाँ पे? एक संकर संकरण क्या होता है? जब अपन क्या करते हैं एक लक्षण के बीच में अपन क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण बोलते हैं। ठीक है। अब एक लक्षण का मतलब क्या है कि अपन ने पादप की लंबाई ली है। सिर्फ यहाँ पे अपन ने क्या किया है?
सिर्फ पादप की लंबाई ली है, उसमें अपन ने क्या ले लिया, एक तो अपन ने ले लिया लंबे और एक अपन ने क्या ले लिया, बोने। तो मैंने अगर इनको क्रॉस करवाया ऐसे, तो भाई क्या हो गया आपका टीटी, ठीक है। और वो बनना क्या है, वो एक ही बनेगा सब, ठीक है। क्या बनेंगे आपके, एक ही बनेंगे। कौन सा बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। ओके, तो ये क्या है आपका, इस संकरण को अपन क्या बोलते हैं, इस संकर को अपन बोलते हैं एकल संकरण संकरण, या अपन इसको बोलते हैं एक संकर संकरण। इंग्लिश में अगर बोलेंगे अपन तो क्या बोलेंगे अपन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अगर सिंपली अगर आपको याद रखना है तो एक संकर संकरण का मतलब क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं, सिर्फ एक लक्षण को ही यूज में लेते हैं, यानी एक लक्षण का क्रॉस करवाते हैं। अगर मैं बोल दूं दो लक्षण का क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, तो द्विसंकर संकरण। अगर मैं बोल दूं तीन लक्षणों का अगर अपन क्या करवाएंगे, त्रिसंकर संकरण। चार का करेंगे तो ठीक है, ऐसे ही पांच ऐसे। लेकिन आपके क्या होते हैं, आपके 12th क्लास तक कितने हैं, ओनली 4। ये चीज आप पढ़ोगे, जो त्रिसंकर संकरण जो इसके बाद में होता है ना, वो सब आप पढ़ोगे बीएससी एमएससी में, ठीक है। ये हायर ग्रेजुएशन उसकी बातें हैं। तो एक संकर संकरण द्विसंकर संकरण समझ में आ गया। एक संकर संकरण में तो क्या होगा कि जब आप किसके बीच में क्रॉस करवा रहे हो, है? हाँ बस थोड़ी सी 5 मिनट, ठीक है। तो एक संकर संकरण का मतलब क्या है कि भाई जब एक जो लक्षण है उसके बीच में क्रॉस करवाया जा रहा है। द्विसंकर संकरण का मतलब क्या है, जब दो लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जा रहा है, ठीक है। अब आती है बात एलील की, ठीक है, कि एलील क्या होता है, ठीक है ना। अभी बात की एलील की, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि जो आपकी जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है, मतलब जीन की जो डिफरेंट फॉर्म, विभिन्न फॉर्म जो आपके पार्ट होते हैं जीन के, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। कैसे भाई, जैसे मान लो ये आपका जीन था भाई, लंबे और बोने का क्या है, जीन है। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर है, ये जो आपकी फॉर्म है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो एलील का आप ये भी समझ सकते हैं कि जो जीन है उसको समझाने के लिए, जीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या जीन को दिखाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एलील्स का यूज करते हैं। या अपन इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि एलील क्या है, एलील एक जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती है। क्या होती है, अल्टरनेट फॉर्म होती है या डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है। उसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि अगर अपन जीन को क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, जीन को अगर आप लोग दर्शा रहे हो तो वो किसकी मदद से दर्शाओगे, एलील की मदद से दर्शाओगे, ठीक है। तो ये होता है एलील का भाग, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई ऐसी प्रॉब्लम भाई जो चीज नहीं समझ में आए वो एक बार आप लोग पूछ सकते हो। एलील वाला वापस होता है, एलील है जैसे कोई कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस कैरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन।